Today we take new chapter इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इन्वर्स से मतलब ही आपसे पता चल रहा होगा कि माने जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं उसका उल्टा पढ़ना। पिछले 11th में हम लोग क्या पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े थे। तो उसमें क्या करते थे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में थीटा दिया रहता था, उसकी वैल्यू निकालते थे, मतलब एक्स फॉर्म हम लोग फाइंड करते थे। अब एक्स फॉर्म इसमें दिया रहेगा एंगल फॉर्म, माने वैल्यूबल फॉर्म दी है, थीटा फॉर्म में हमको जाना। तो इसमें ये था कि ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स, अब ये तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि बहुत सारी आइडेंटिटियाँ, बिना उसके काम ही नहीं चलता है। आइडेंटिटी हमको पता होना चाहिए, पर जो आइडेंटिटी आप पिछले साल याद किए थे वही इसमें काम कर जाएंगी। उसमें एक टिक आपको हम जब आइडेंटिटी में पहुँचेंगे तो एक टिक बताएंगे। यदि उसको दिमाग में फीड कर लिए तो फिर इसके फार्मूले याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती, वही काम कर जाता है। बस थोड़ा सा उसे एक्स वाई में लिखना पड़ेगा बस। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री तो आप जानते हैं ना, कुल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती हैं, साइन, कास, टेन, कोसिक, सेक और काट। इन्हीं के अंदर पूरी ट्रिग्नोमेट्री लाइज करती है। तो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल मेन है, एंगल के अनुसार फिर वैल्यू है। तो साइन, कास, टेन, इनकी कुछ रेंज और डोमेन होती है, माने इनकी कुछ सीमाएं होती हैं। एंगलों की कुछ सीमाएं कि इस एंगल की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकती है, इसके बाद नहीं हो सकती है ना। चाहे एंगल जितना बड़ा हो वो वैल्यू उसी के बीच लाइज करती है। तो इसमें वही आगे हम लिए हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में देखिए ये फंक्शन है, ये सब बुक में आपके दिए हुए हैं। और हम इसे, चूँकि ये क्वेश्चन तो है नहीं, इनको एक फंडामेंटल इसका समझाना है तो हम पहले ही लिख लिए है ना। तो इसमें देखिए, और इसमें वही फंडामेंटल लिए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन में इन्हीं का यूज होता है। तो मेन बेसिक तो जानना ज़रूरी है। एक्सरसाइज यदि बेसिक समझ गए तो एक्सरसाइज तो हम लोग ऑलरेडी अपने से भी लगा लेते हैं, कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं जाती। यदि जाए गई तो फंडामेंटल सही है तो कई प्रकार से उसको सोच सकते हैं। और यदि फंडामेंटल ही नहीं पता है तो उसको सोचने का तरीका आपके पास ना रहेगा, सोचेंगे कि इसको कैसे करें, बस यही रहेगा दिमाग में ये। और जिसका फंडामेंटल किया तो उसके दिमाग में कई तरह की मेथड, कई प्रकार के टाइप ऑलरेडी आ जाएगा। तो ये देखिए इसमें फंक्शन जैसे साइन इन्वर्स है। हाँ, आगे तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कहते किसको, डेफिनीशन भी पता होना चाहिए। बहुत बच्चे बस इन्वर्स फंक्शन है सिलेबस में बोलते हैं, और ये कोई पूछ देता है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिकल इन्वर्स फंक्शन किसे कहते हैं, तो नहीं बता पाते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है, सबसे मेन ज़रूरी तो ये है कि आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनीशन ज़रूर जानिए, उस चैप्टर के बारे में कि उस चैप्टर को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्यों कहा गया है। इसी तरह से जो भी चैप्टर हो, मेन है उस चैप्टर की डेफिनीशन को जानना, है ना। पता चला कि आप पूरी चैप्टर पढ़ रहे हैं, या कोई मान लीजिए आपको बोल दिया कि ये है क्या, वहीं चुप हो गए तो आपका पूरा ज्ञान ख़त्म हो गया, वहीं पे बेइज्जती हो जाती है। और जबकि आपसे सब बनता है, सिर्फ आप ये नहीं बता पाए कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किसे कहते हैं, या रिलेशन पढ़े तो रिलेशन किसे कहते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़े तो डिफरेंशिएशन कहते किसको हैं। तो सबसे मेन ज़रूरी है कि आप जो भी स्टडी करते हैं उसकी जिस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं उस चैप्टर की डेफिनीशन आपसे ज़रूर बनना चाहिए। क्योंकि कोई भी पूछेगा तो और जानकार होगा तो सबसे पहले आपसे तो यही पूछेगा कि ये कहते किसको। वो तो बात की बात है कि क्वेश्चन कोई पूछ दिया। तो ध्यान रखिए कि आप सब कोई भी चैप्टर पढ़िए उसके बारे में ज़रूर डेफिनीशन जानिए। तो ये तो लिखा है हिंदी में, जैसे हुए सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त कर, किसी कोण को उसके मान के रूप में, मान का मतलब यहाँ हिंदी में ये है कि वैल्यू। जैसे थीटा है तो थीटा की वैल्यू जो भी आएगी तो एक्स फॉर्म में आएगी। तो वही वैल्यू माने एंगल फॉर्म को वैल्यूबल फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, वही ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्सिकल फंक्शन कहलाता है।
तो ऑल दोज ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन व्हिच आर एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ एंगल, जो वैल्यू एंगल के रूप में होती हैं, ऑल दोज ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन व्हिच आर एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ एंगल इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ एंगल, वैल्यू हम किसी एंगल की जो वैल्यू का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए sin 30 है, उसकी वैल्यू क्या है, तो किसी एंगल की वैल्यू का जिसमें हम स्टडी करते हैं वो तुम्हारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कहलाता है। तो वे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग 11th में ये फॉर्म पढ़े थे, है ना, ये cos थीटा इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे y की वैल्यू हम लोग को यदि पता है तो उसको हम लोग थीटा निकालते थे कि भाई थीटा कितना होगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ये यहाँ लगाए भी हैं, तो पिछले साल हम लोग क्या करते थे कि ये वाली वैल्यू दी जाती थी, तो जैसे cos थीटा इक्वल टू ये जैसे मिटा दिए, तो cos थीटा इक्वल टू मान लीजिए हम ये लिख दिए, तो फिर इसको तो ये पूछा जाता था कि इसका एंगल कितना बनेगा, तो हम लोग यहाँ दोनों साइड cos लेके π/6 की वैल्यू हो जाती थी, तो यहाँ हम लोग cos π/6 यहाँ लिख देते थे ये इस तरह। तो अब यहाँ इसी का उल्टा है कि अब आपको ये दिया है इस फॉर्म में दिया रहेगा, जैसे ये फॉर्म, इस फॉर्म से एंगल फॉर्म बताना, तो माने वैल्यूएबल फॉर्म को एंगल फॉर्म में या एंगल फॉर्म को वैल्यूएबल फॉर्म में, यही दोनों ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनीशन बनाती हैं। तो अब हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूएबल फॉर्म दी रहेगी। वैल्यूएबल फॉर्म का मतलब ये कि जैसे cos π/6 है, तो cos π/6 की वैल्यू है √3/2, तो 3/2 जो है वो वैल्यू हो गई, है ना, एंगल की वैल्यू। तो वैल्यूएबल फॉर्म माने एंगल की जो वैल्यू है उस फॉर्म को दिया जाता है और उसी को फिर सॉल्व किया जाता है इक्वेशन। अब वो वैल्यू फॉर्म को निश्चित है कि जब हम सॉल्व करेंगे तो या तो वैल्यू से वैल्यू ही निकालेंगे या कोई एंगल ही निकालेंगे, तो ये है। अब यहाँ पे साइन इन्वर्स का डोमेन कितना होता है, तो चूंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो चाहे थीटा पढ़ें या वैल्यू पढ़ें, वैल्यू तो सेम ही लाइज होगी क्योंकि है तो साइन ही। तो साइन का चाहे हम इन्वर्स पढ़ें और या कि उसका थीटा फॉर्म पढ़ें, लेकिन उसकी जो वैल्यू लाइज करेगी वो तो सेम उसमें लाइज करेगी अपने। तो ये देखिए इसमें मेन है डोमेन किसको कहते हैं और रेंज। रेंज हमेशा हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में थीटा को बोलते हैं, थीटा रेंज पूरा बनाता है ना। फिर और डोमेन बनाती है उसकी वैल्यू, जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कास इन्वर्स वाई, ये तो डोमेन है साइन का -1 से +1। तो देख 11th में भी आप पढ़े हो, बहुत क्वेश्चन इक्वेशन में सॉल्व किए हो, वैल्यू x से, तो x यदि लिख देते हैं तो कि -1 लेस देन आर इक्वल एक्स एंड लेस देन आर इक्वल 1, तो x लिखा है तो मतलब ये कि वो वैल्यूएबल फॉर्म है। और उसी के बीच में यदि साइन थीटा लिख दिए, तो जब हम साइन थीटा लिखते हैं इसके लिए, तो साइन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, π/2 लिखते हैं, और फिर यहाँ साइन थीटा या थीटा रहता है और ये फिर π/2, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल में चला जाता है। और इसी में यदि हम इसके स्थान पे ये वाली वैल्यू लिख देते हैं 1, ये x हो गया, ये π/2 हो गया, तो ये इन्वर्स फॉर्म हो जाता है। तो इसमें जो वैल्यू है, तो साइन इन्वर्स की डोमेन, या कि इस तरह इसको ध्यान रखिए कि जब हम इन्वर्स फॉर्म में वैल्यूएबल फॉर्म पढ़ेंगे, माने x y वाले हैं, तो इसकी जो वैल्यू है -1 से +1 लाइज होगी, और एंगल फॉर्म में -π/2 से +π/2। याद करने का एक तरीका है। तो जब डोमेन रेंज पूछे तब ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि जो डोमेन है वो वैल्यूएबल फॉर्म होता है और एंगल फॉर्म में रेंज कहलाएगा वो। तो एंगल फॉर्म में इसी को यदि आप बोल देंगे -π/2 से +π/2, तो ये रेंज फॉर्म कहलाएगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो साइन जो है -1 से +1 के बीच में लाइज होता है, उसी का एंगल फॉर्म है फिर ये। फिर कास इन्वर्स भी -1 से +1 होता है।
टेन और काट के लिए पूरा रियल नंबर ले लिया गया है, रियल नंबरों के लिए ये रेंज है। और इसकी वैल्यूएबल फॉर्म है ये कि रियल नंबर, आर का मतलब यहाँ रियल नंबर से है, तो एंगल तो रियल नंबर में नहीं, एंगल तो थीटा में आता है, आपको जान गए होंगे। तो जब हम डोमेन निकालते हैं तो रियल नंबर के रूप में बता देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जब अधिकांश लगाते हैं तो नॉट डिफाइन हो जाता है, तो उसकी वैल्यू हम लोग लिख देते हैं रियल नंबर, है ना। तो ये रियल नंबर, तो 10 और काट का जो डोमेन है वो रियल नंबर है, और उसका जो थीटा है -π/2 से +π/2 है, और काट का 0 से पाई है। इसी तरह से सेक और कोसिक का है, तो ये तो आप पढ़े होंगे, ये ओपन है, ये क्लोज कहलाता, ब्रैकेट इस तरह लगा हुआ है, तो स्मॉल ब्रैकेट ओपन को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल ब्रैकेट क्लोज्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो -∞ से -1 तक, फिर -1 से इन्फिनाइट तक सेक इन्वर्स की डोमेन या वैल्यू होती है जो, तो यहाँ से, तो इसको दूसरे ढंग से यदि आपको कहना है तो -∞ से +∞ कह सकते हैं, लेकिन -∞ से +∞ तो आपका सही है, लेकिन जब कोई क्वेश्चन करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं काम आएगा ही, तो माने बीच की वैल्यू भी याद रखना चाहिए, इसीलिए बुक में ये पूरी वैल्यू यूनियन फॉर्म में दे दिया है। तो मोटे तौर पे किसी को बताना है तो -∞ से प्लस बोल सकते हैं, लेकिन यदि बिल्कुल क्लोज बोल दिया तो -1 से +1 ही इसमें भी होगा। इसी तरह से ये है, और ये इसी का थीटा फॉर्म है ना। और इसके अलावा ये इक्वेशन फॉर्म है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच, माने जो साइन कास टेन दिए गए हैं, तो इनकी जो वैल्यू थीटा फॉर्म में है 0 से पाई है, देखो, फिर -π/2 से ये तो इसकी कंडीशन दे दिया कि थीटा कहाँ से कहाँ, माने वाई की जो वैल्यू है, यहाँ पे देखिए ये जो हम वाई लिखे हैं ये वास्तव में थीटा है ना। यहाँ पे वैल्यू मत मानिएगा, जैसे हम यहाँ पे कास थीटा इक्वल टू मान लीजिए x लिख दिए, तो थीटा इक्वल टू कास इन्वर्स x लिखेंगे। तो इसी तरह से ये जो इक्वेशन बनाया गया है, तो ये वास्तव में इस तरह से लिखा रहा होगा, तो माने एंगल फॉर्म में था, तो ये कास इन्वर्स x बन गया, है ना। तो यदि इन्वर्स लगा तो आप समझ जाइए कि ये थीटा ही है, तो ये पूरा थीटा है और ये वैल्यू है x, तो ये इसकी कंडीशन है ना। y इक्वल टू साइन इन्वर्स x, फिर इसको प्रूफ भी अभी कराएंगे, इनको ये आते कहाँ से हैं, और ये आपको हमने यहाँ समझा दिया। अब इसके आगे देखिए, इसकी आगे की स्टेप, ये तो खैर 11th में ही था आपके, ये टेबल बनी थी, पर टेबल इसलिए लिखे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है, तो एक बार आपको फिर से ध्यान दिलवा दें कि ये परीक्षा के हिसाब से अभी भले बोर्ड में उतना इम्पॉर्टेंट ना हो ये टेबल, पर कंपटीशन के हिसाब से यही चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि जनरल टर्म भी लिखना पड़ता है, तो आपको साइन कास टेन सेक इन सब का जनरल टर्म बनना चाहिए। तो ये है। अब देखिए नेक्स्ट में और आइडेंटिटी हम लोग ले रहे हैं, ठीक। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी में हम इसके आगे की अब आइडेंटिटियाँ लेंगे। अब ये देखिए, इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जैसे अब ये प्रॉपर्टी आप जब पढ़ेंगे तो साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, साइन इन्वर्स x इक्वल टू थीटा, है ना। तो ये देखिए दोनों में ही x, जैसे साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा, इसी तरह से मान लीजिए इन्वर्स, इसमें इन्वर्स है बाहर आउट में है, ब्रैकेट में ये है, इसमें इन्वर्स ब्रैकेट के अंदर है, तो ये थीटा फॉर्म के लिए वैल्यूएबल फॉर्म के लिए, तो दोनों ही कंडीशनों में वैल्यू x या थीटा हो जाती है। जो भी यहाँ वैल्यू हो गई, तो इन्वर्स फॉर्म में वैल्यू x है और इसमें साइन में एंगल फॉर्म थीटा है, तो साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए ये अपोजिट हो जाए वैल्यू फॉर्म में, तो x हो जाता है। तो इसी तरह से इसके पूरे हो जाएंगे, जैसे कास थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, अथवा वैल्यू फॉर्म में इसको लिखेंगे तो कास इन्वर्स x इक्वल टू x लिखेंगे,
फिर इसी तरह से टेन इनवर्स टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, है ना। ये थीटा फॉर्म में, ये वैल्यू फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि इसी तरह से कोसिक सेक सब का हो जाएगा। तो हो गया, अब आप तो पता चल गया होगा लिखने के एक तरीका आइडेंटिटी में बताए थे। इसी तरह से सेक का, कोसिक का और काट का भी हो जाएगा। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि इसका इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, दोनों स्थिति में वैल्यू एक्स या थीटा के इक्वल हो जाती है। अब ये वैल्यू जैसे आपको फाइंड करना है तो आती कहाँ से, जैसे मान लीजिए अब इसको आप लगा के देखिए, एक तो देख लीजिए, बाकी इसी के समान पूरे लगा सकते हैं। तो मान लीजिए हम साइन थीटा इक्वल टू एक्स मान लिए, है ना। इसको जैसे हम बता रहे हैं कि ये वैल्यू आती कहाँ से है ना। मान लीजिए इस आइडेंटिटी को हम प्रॉपर्टी को लिख दिए और इसको आप सॉल्व करेंगे कि ये आता कहाँ से है, तो वो हम एक बताए दे रहे हैं, बाकी सेम टू सेम इसी तरह हो जाएगा। बस साइन की जगह कास है तो कास हो जाएगा, टेन है तो टेन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, है ना इसको। तो अब यहाँ पे इसको नीचे लिख लीजिए, आर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, ये इक्वेशन जैसे 1 है, ये मान लीजिए 2 है, जबकि निकाले इसी से हैं। तो x की तो हो गया। अब x की वैल्यू लिख दीजिए। तो x की वैल्यू क्या है, साइन थीटा। तो ये देखिए ये प्रूफ हो गया, ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, थीटा के इक्वल। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका प्रूफ। इसी तरह से ये सब बता सकते हो, है ना। तो एक आपको हमने प्रूफ भी बता दिए। मान लीजिए नहीं समझ में आया तो दूसरा भी देख लीजिए। दूसरा जैसे ये दिया है, हमको ये प्रूफ करना है। तो जैसे कास थीटा है तो कास थीटा इक्वल टू हमने एक्स मान लिया, मान ली वाई है तो वाई मान लीजिए, उसी फॉर्म में आएगा। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू कास इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ये 2 हो गया। अभी x की वैल्यू क्या है, ये है, तो यही x की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कास इनवर्स कास थीटा। तो ये देखिए ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, थीटा के। तो ये आइडेंटिटी इस तरह से आती है। मान लीजिए प्रूफ करना है तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से ये वाला इन्वर्स x है, तो इसको यदि आप थीटा के इक्वल टू मान लीजिए तो आपका ये वाला प्रूफ हो जाएगा। तो ये आपको आइडेंटिटी हमने बताया। ये आइडेंटिटी कहीं भी साइन इनवर्स साइन थीटा मिल जाए तो आप ये लिख सकते हैं, प्रूफ भी आप बता सकते हैं। अब इसमें देखिए नेक्स्ट वाले में एक चीज़ और बहुत बच्चे पूछते हैं और गलत भी कर देते हैं, कंडीशन पढ़ते नहीं हैं। तो जैसे एक ये है, जैसे हम आपसे बोल दें कि साइन इनवर्स एक्स है, ये वैल्यू साइन एक्स का इन्वर्स क्या इक्वल है कि नहीं। तो बहुत बच्चे एक कंडीशन पढ़े हैं, कौन सी कंडीशन, साइन जैसे स्क्वायर यहाँ पे थीटा लिख देते हैं और ये साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसी के आधार पे इसको भी बता देते हैं। तो ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, हम यहाँ इन्वर्स पढ़ रहे हैं। तो ये वैल्यू तो ठीक है, ये वैल्यू इसके इक्वल होती है, पर ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं होती, ये टोटल गलत हो जाएगा, है ना। इन दोनों में डिफरेंस है। तो ध्यान रखिएगा कि इस आइडेंटिटी को लगा के इस आइडेंटिटी को मत चेक कीजिएगा, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है ना। तो इसमें थीटा फॉर्म में तो ये इक्वल है, चाहे इस तरह लिखिए चाहे इस तरह, पर इसमें यदि आप इसको इस फॉर्म को इस तरह से लिख दिए या इसको इस फॉर्म में, तो टोटल गलत है। यहाँ पे साइन इन्वर्स का जो मतलब होता है वो साइन की वैल्यू, कोई साइन को हम ज्या बोलते हैं हिंदी में, तो ये किसी एंगल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है साइन। तो चूँकि साइन जो है ये साइन है, तो साइन को हम ज्या बोलते हैं। तो साइन का ये ज्या है, क्या है, ज्या। जैसे ये ग्राफ खींचते हो तो ये इधर कास लिया जाता है, इधर साइन लिया जाता है, तो ये साइन माना जाता है।
तो साइन की ये जो दिशा बताती है उसके लिए ये x रिप्रेजेंट किया गया है। तो साइन का क्या है यहाँ पे x, और जबकि ये क्या है, ये आपका है साइन है, तो ये इस तरह से है, ये साइन x ये है, मतलब ये कोसिक x की वैल्यू है। ये क्या है 1/sin x कोसिक x है ये वाली वैल्यू, और ये वाली जो वैल्यू है साइन की ज्ञा को रिप्रेजेंट करता है, या साइन को रिप्रेजेंट करता है। अब चूंकि साइन से साइनर नाम है तो दिक्कत जा रही बताने में, हिंदी में ज्ञा बोलते हैं। तो जो ये साइन है उस साइन में जो x लगा है, तो साइन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में ज्ञा। तो किसी भी साइन की ये ज्ञा कहलाती है, और जिसे हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये वैल्यू कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसका मतलब आपको अभी हम बता दिए, इसका मतलब है 1/sin x है, और इसको हम कोसिक लिखते हैं। तो ये चीज़ अलग हो गई, और ये जो है कि साइन की क्या है, साइन ऑफ x है, ये है ना। ग्राफ के हिसाब से साइन जो है एक वैल्यू को रिप्रेजेंट यहाँ कर रहा है, किसी एंगल की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई भी एंगल दिया हो उसके लिए ये वैल्यू है x, तो ये ध्यान रखिएगा। तो एक चीज़ ये थी, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइन स्क्वायर x लिखा है, और यहाँ साइन x का होल स्क्वायर माइनस में है। तो ये देखिए इस तरह से, इसमें भी माइनस उसमें, तो ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये दोनों ही नॉट इक्वल है आपस में। तो इन्वर्स के लिए अलग है और ट्रिग्नोमेट्री के लिए अलग है। अब आप कुछ ये तो हो गया, आपको बता दिए। अब आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में मेन है कन्वर्टिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मतलब कि साइन को कास में बदलना या टेन में बदलना, इस तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर आइडेंटिटी अब हम लिखेंगे। तो जैसे साइन इन्वर्स x है, मान लीजिए साइन इन्वर्स x है। अब हमको इस x को कास में बदलना है, तो कास में बदलने के लिए हम इसको लिखेंगे कास इन्वर्स 1 - x²। ये इसकी आइडेंटिटी है। इसी तरह से मान लीजिए कास इन्वर्स को बदलना है, तो साइन इन्वर्स 1 - x² हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब अगली अब इसी के ऊपर प्रॉपर्टी हम बताएंगे। तो ये देखिए, कन्वर्सन प्रॉपर्टी आपकी ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बारे यहीं से अब आपके मेन क्वेश्चन भी शुरू होते हैं। अभी तक तो जैसे डेफिनीशन था, छोटे छोटे थे, साइन इन्वर्स साइन थीटा। तो मेन प्रॉपर्टी आपको ज़रूर हो। यदि कन्वर्सन प्रॉपर्टी यदि याद नहीं है तो आप क्वेश्चन में कहीं भी फंस सकते हैं, है ना। क्योंकि यदि क्वेश्चन बड़ा हुआ तो कितनी बार आप ट्राइंगल वाला रूल लगाएंगे और कितनी बार उसको फाइंड करेंगे। हालांकि इसको हम ट्राइंगल के नियम से भी फाइंड कर सकते हैं, जो 9th क्लास में पढ़े थे। पर प्रॉपर्टी याद हो तो आगे कम्पिटिटिव मैथ बहुत आसान हो जाती है ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये देखिए, ये रिलेशन है। जैसे मान लीजिए साइन इन्वर्स को आपको कास में चेंज करना है, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी। तो साइन इन्वर्स x = कास इन्वर्स √1 - x²। मान लीजिए साइन को 10 में बदलना है, तो ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, 10 इन्वर्स x/1 - x²। या काट में चेंज करना है तो इसमें हो जाएगा। इसी तरह से कास इन्वर्स के लिए ये रूल है और 10 के लिए है। तो ये प्रॉपर्टी आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, है ना। ये प्रॉपर्टी कुछ हम प्रूफ भी कराएंगे। अभी तो हम सिर्फ प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। इसमें जो मेन है उसको हम प्रूफ कराएंगे, उसके बाद ही एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। पर यह है कि जो मेन प्रॉपर्टी हैं उसको हम आगे बता रहे हैं कि ये आपको बिल्कुल याद ही होना चाहिए। तो जैसे ये रिलेशन आपको अच्छे से बनना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कन्वर्सन के ऊपर, है ना। कैसे आता है क्वेश्चन, ये देख लीजिए। एक ये एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। इनका यदि कन्वर्सन नहीं बना तो इसमें फंस सकते हैं आप, मान ले तो। और कन्वर्सन भी जैसे ये वैल्यू बदल दिया तो ट्राइंगल रूल से बहुत बच्चे लगाते हैं, लेकिन एक स्टेप के लिए ठीक है आप लगा लिए वैल्यू, लेकिन जब 2-3 स्टेप में हो गया तो आपको आइडेंटिटी ज़्यादा इजी पड़ेगी। तो ये देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा है, ये तीसरा माने थर्ड है, ये फोर्थ है।
इतने तरह के आपके क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो इतने तरह के क्वेश्चनों को आप जैसे कन्वर्ट करेंगे तो यही रूल लागू होंगे। अब जैसे ये कास इसको प्रूफ है करना कि ये वैल्यू कास इनवर्स 12/13 इक्वल टू 10 इनवर्स 5/12 प्रूफ करना है। तो मतलब कि 10 को कास में फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो आप जब ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे किस फॉर्म के लिए, 10 के लिए, तो कास 10 का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो मतलब ये कि इसमें हम कास इनवर्स x इक्वल टू ये लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से कास इनवर्स को साइन में यदि चेंज करना है या साइन को इसमें चेंज करना है, यदि मान लीजिए इसके हिसाब से इसको चेंज करना है तो आपको ये आइडेंटिटी लगेगी यहाँ से, ये कास इनवर्स x इक्वल टू कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यदि इसको बदलना है। यदि इसको चेंज करना है, साइन फॉर्म में लाना है, तो ये साइन और कास का रिलेशन ये है। साइन और 10 में बदलना है तो ये है, कास को काट में बदलना है तो ये है। तो ये आइडेंटिटी लगेगी। अभी इसको हम लगाएंगे भी। जैसे ये कास, आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये इसको भी कास बनाना पड़ेगा। तो आप इसको कास और कास बनाएंगे तो कास बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 10 का रिलेशन है तो 10 का काट के कास के साथ क्या रिलेशन है, 10 का कास के साथ ये रिलेशन 10 इन्वर्स x इक्वल टू ये होता है। तो मतलब कि यहाँ आइडेंटिटी ये लग जाएगी। तो कास इन्वर्स इंटू वैल्यू फॉर्म हो जाएगा। तो आगे इनको समझा दें। फिर दूसरा ये है। तो ये देखिए, हमको यहाँ साइन इन्वर्स है, यहाँ कास इन्वर्स है, और इसको हमें 10 इन्वर्स के इक्वल प्रूव करना है। तो कहने का मतलब कि ये क्वेश्चन तभी प्रूफ होते हैं जब इसको एक फॉर्म में बना लो। यदि ये साइन है तो ये भी साइन हो जाए, ये भी साइन हो जाए, है ना। यदि ये या तो इसको कास फॉर्म बनाइए या तो दोनों को साइन बना दीजिए। फिर ये जो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे 10 बना दीजिए। एक नियम ये है। तो जैसे या तो हम इसे कास इन्वर्स रहने दें, इसको साइन बना दें। तो यदि इसको आप कास इन्वर्स को इसको आप कास फॉर्म में बदलना चाहते हैं तो कास फॉर्म का रिलेशन क्या है, साइन को न चेंज कर रहे हैं तो साइन इन्वर्स x इक्वल टू कास इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर लगाएंगे। कहने का मतलब कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कास इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह ये आ गया तो ये बदल जाएगा, तो ये भी कास हो गया, ये भी हो गया। मान लीजिए इसको नहीं बदलना चाहते, इसको साइन में करना चाहते हैं तो साइन इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों साइन में बदल गए। फिर जब साइन से साइन हो गए तो फिर उसके लिए फिर आइडेंटिटियाँ हैं आगे। तो ये हुआ इसका रूल। अब देखिए आगे एक वैल्यू ये है, ये भी आइडेंटिटी है। तो साइन इन्वर्स x प्लस कास इन्वर्स x इक्वल टू π/2 होती है इसकी वैल्यू। यदि आपको दोनों एंगल सेम मिल जाए, साइन इन्वर्स जैसे यहाँ मान लीजिए वैल्यू सेम मिल जाए, एंगल नहीं, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए साइन इन्वर्स 2 प्लस कास इन्वर्स 2, तो ये वैल्यू π/2 के बराबर हो जाएगी, है ना। मान लीजिए ये कैसे π/2 के बराबर होगा, तो जब आइडेंटिटी आपको हम लिखाएंगे यहाँ पे तो उसमें लगाएंगे तो अपने आप ये समझ में आएगा कैसे हो जाता है। पर मान लीजिए ऐसे कहीं मिल गया तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यदि यहाँ एंगल डिफरेंट हैं दोनों के, ये 2 है ये 3 है, तो ये π/2 के इक्वल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए जब π/2 तभी होगा जब साइन और कास की वैल्यू सेम हो, है ना। यदि डिफरेंट वैल्यू है तो ये π/2 के इक्वल नहीं होगा। तो इसी तरह 10 इन्वर्स x प्लस काट इन्वर्स x की वैल्यू π/2 के बराबर होगी। कोसिक इन्वर्स x और प्लस सेक इन्वर्स x की वैल्यू भी π/2 के बराबर होगी। अब मान लीजिए हम इसको प्रूफ करके बताते हैं, जैसे ये वाली आइडेंटिटी। तो जैसे मान लिए साइन इन्वर्स x को हम थीटा मान लिए, आइडेंटिटी हम 3 समझा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको हम थीटा मान लिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इसी साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कास π/2 कास इन्वर्स π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, है ना।
साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कास इन्वर्स पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो कास थीटा गलत कर दिए थे, साइन थीटा को ये लिख सकते हैं, ये 9th में पढ़े हैं हम लोग। अब ये यदि कास इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कास इन्वर्स एक्स हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 मान लिए। तो कास इन्वर्स एक्स हुआ तो यहाँ क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये बचा। अब थीटा को इधर कर लीजिए तो कास इन्वर्स एक्स प्लस थीटा हो जाएगा इक्वल टू पाई बाई 2। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो थीटा की वैल्यू क्या है, ये है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, साइन कास इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इस तरह से इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। आ गया होगा समझ में। अब जैसे दूसरी आइडेंटिटी प्रूफ करना है तो दूसरी आइडेंटिटी के लिए इसी तरह सेम प्रोसीजर है। जैसे अब हम 4 नंबर को प्रूफ करते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स x को हम थीटा मान लिए, इक्वेशन 1 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। अब 10 को काट में चेंज कर दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो 10 को यदि इधर ले आएंगे वैल्यू फॉर्म में तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स x पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख दीजिए, थीटा की वैल्यू क्या है, ये है, ये थीटा की वैल्यू रख दीजिए। तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स x पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ जब हम रखेंगे, ये काट होगा, 10 यहाँ काट होगा, तो ये हो जाएगा, तो इधर आएगा तो ये काट हो जाएगा, काट इन्वर्स ये। तो काट इन्वर्स x और थीटा की वैल्यू क्या है, 10 है ना, tan इन्वर्स x है, वैल्यू इधर कर दो। तो काट इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस आइडेंटिटी को पाई बाई 2 के बराबर क्यों लिखते हैं। ओके, तो ये आप मिटाए देते हैं, ये समझाने के लिए लिखे थे। तो ये आइडेंटिटियाँ आपको 3, 4, 5 समझ में आ गए होंगे कि हम कैसे इसको प्रूव करेंगे। अब ये देखिए इस वाले में ये बहुत मेन क्वेश्चन हम उठाए हैं, पूरी बुक में इतने तरह के क्वेश्चन हैं। आप इसमें कन्वर्सन रूल माने यही लगेंगे, बस आपको ये याद हो तो आपको ट्राइंगल रूल ना लगाना पड़े। बहुत बच्चे इसमें क्या करते हैं हम बता देते हैं। मान लीजिए आपको ये नहीं याद है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि जो 9th में पढ़ते थे, जैसे मान लीजिए हमें कास इन्वर्स 12/13 की वैल्यू निकालना है और हमको ये वाली आइडेंटिटी नहीं याद है, तो हम लोग 9th क्लास में पढ़ते थे ये ट्राइंगल वाला रूल। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो कास थीटा बराबर क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनस होता है, तो ये बेस अपान हाइपोटेनस है ना। तो बेस है इसमें 12 और हाइपोटेनस इसमें 13 है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं हम लोग। तो पाइथागोरस थ्योरम में h² इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। तो ये 13 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, p का स्क्वायर हो गया, तो 169 और ये 144 प्लस p का स्क्वायर। तो इधर आया तो ये 25 p स्क्वायर, तो माने p की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो अब ये p की वैल्यू 5 मिल गई हमको, तो मतलब ये अब हम तीनों वैल्यू इसमें फाइंड कर लिए इसकी मदद से। जैसे आपको किस में बदलना है, 10 में बदलना है, इस वैल्यू के आधार पे, है ना। तो चूंकि ये वैल्यू इसके बराबर है, तो अब हमको ये हम क्यों बता रहे हैं, मान लीजिए आपको कास से 10 बदलना है और 10 की आइडेंटिटी, ये रिलेशन आपको नहीं याद है, कास इन्वर्स इक्वल टू ये, तो उस स्थिति में आप 9th वाल में जो पढ़े हैं वो रूल लगा सकते हैं। आगे ये लीजिए, इसको भी ले सकते हैं, इसको लेके इसको निकाल सकते हैं इस रूल से। तो
कास थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस, है ना। तो फिगर बना लिए, इसमें फिगर में बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, परपेंडिकुलर ये, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीनों वैल्यू फाइंड, 2 वैल्यू दी है, तीसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे, अब जैसे हमें ये कास इन्वर्स है, अब हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, 10, तो 10 यहाँ क्या हो जाएगा, कास इन्वर्स 12/13 है ये, तो ये वैल्यू हम 10 में बदल रहे हैं, तो 10 इन्वर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो यहाँ आप कास इन्वर्स 12/13 को क्या लिख सकते हैं, 10 इन्वर्स, अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इसमें है 5, बेस कितना निकालें हम लोग 12, तो ये देखिए, तो ये वैल्यू इसके बराबर आ गई। तो इसमें आप इस मेथड से भी किसी की भी रेशियो निकाल सकते हैं, जैसे ये मेथड अधिकांश इसमें काम आ जाती है। अब ये वैल्यू तो इसके बराबर लगाना है, तो आप इस तरह से दिखाएंगे, तो चूंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट इसको इसमें बदल दिए हैं, है ना, ये मेथड लगा के, तो आपको 12th क्लास में इसमें नंबर नहीं देगा। इसमें नंबर आपको कब मिलेगा, जैसे इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे, तो उसको कन्वर्सेशन से नहीं मतलब है कि आपने ये वैल्यू कहाँ से निकाली, आपको इसको प्रूफ करना है, तो ये वैल्यू साइन में बदलिए या इसको फिर सॉल्व कीजिए। लेकिन यदि ये क्वेश्चन आ गया और ये लगा दिए, तो वहाँ नंबर कट जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, इस तरह क्वेश्चन में ये अप्लाई नहीं करेंगे, है ना। इस तरह के क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्क आपका जो है सिर्फ ये वैल्यू फाइंड करने के लिए है। तो एक तरीका ये था, हमने आपको बता दिया। दूसरा यही तरीका, इसको बदलना है यदि ये, तो दूसरा तरीका ये जो आइडेंटिटी लिखे हैं, आइडेंटिटी जैसे कास इन्वर्स x इक्वल टू 10 इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स आइडेंटिटी, क्योंकि ये प्रूफ वाले हैं। तो अब यहाँ जैसे कास इन्वर्स 12/13 लिखे आप, तो ये हो जाएगा 10 इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर अपान 12/13, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन है तो आपको यही दिखाना पड़ेगा वो। तो अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो कहने का मतलब कि कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक, ये पहला हो गया। आज हम क्वेश्चन पूरे नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आइडेंटिटियों को समझा रहे हैं आपको। अब जैसे ये है, इसको इस साइन को कास में चेंज करना है कि ये वैल्यू साइन की किस वैल्यू के बराबर है। तो जैसे कास इन्वर्स 3/5 लिखे आप, अब इसमें ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, साइन इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये तो x है, यहाँ आइडेंटिटी यदि लगाएं आप, तो कास इन्वर्स x इक्वल टू साइन इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी लिखेंगे, साइन से कास का रिलेशन ये। तो x प्लेस में ये वैल्यू है, मतलब कि यहाँ पे 3/5 लिखेंगे और इसको अब सॉल्व कर देंगे। तो साइन इन्वर्स 1/9/25 आएगा। जब इसको और सॉल्व कर देंगे तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो ये कन्वर्सेशन हो गया। इसी तरह से इसको आपको करना है, यदि इसको कन्वर्ट करना है तो ये कास दिया है, अब 10 इन्वर्स मान लीजिए x हम दे दिए, इस फंडामेंटल में ये क्वेश्चन है। तो अब इसको हमें कास ही बनाना है, क्योंकि कास इन्वर्स x बराबर x लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कास, अब कास का 10 के साथ क्या रिलेशन है, कास का 10 के साथ, मतलब कि ये है कास, ये 10। तो हम यहाँ पे ये 10 के लिए लगा रहे हैं, यहाँ से नहीं देख रहे हैं। 10 का कास के साथ रिलेशन, कास में बदलना है ना, तो 10 का कास के साथ ये रिलेशन है, ये वाला। तो मतलब कि हम इसकी वैल्यू कास इन्वर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन उसी लेवल का था। तो कास 10 इन्वर्स 3/4 दिया है इसके स्थान पे।
तो इसको हम लिख सकते हैं कास इन्वर्स 1/1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो गया। अब इसको साल, तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। अब इसको साल भर कर देना है ना। अब मान लीजिए इसको साल भर तो आए करना है, तो इसको डायरेक्ट अब अपना सॉल्व करते रहिए, चाहे ब्रैकेट के अंदर है इसी को रख के कर दीजिए या इसको अलग। तो ये वैल्यू चूँकि थीटा के बराबर हो जाएगी, अब ये इसका आंसर हो जाएगा कैलकुलेशन के बाद माने। तो ये आपका तीसरा एग्जाम्पल हो गया। तो अब आपको कन्वर्सेशन समझ में आ रहा होगा, इसीलिए इसके आधार पे हम यहाँ अलग अलग एग्जाम्पल ले लिए थे जो पूरी बुक को आपको इस तरह क्वेश्चन में कवर कर रहे हैं। तो आपको इससे कन्वर्सेशन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इसका उपयोग समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद फिर इसमें कुछ नहीं बचता है। बहुत सरल एक्सरसाइज है, सिर्फ इसमें ज़रूरी है कि आप आइडेंटिटी अच्छे से याद कर लें। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए या तो दोनों को साइन बना दीजिए या दोनों को कास में बदल दीजिए। तो मतलब कि एक चीज़ बदलना है, या तो ये साइने साइन हो जाए या कासे कास हो जाए। तो जैसे मान लीजिए हम इसको साइन में बदले देते हैं इस वाली वैल्यू को। तो जब हम साइन इन्वर्स 5/13 प्लस कास इन्वर्स 3/5, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी कास को बदलने के लिए? हम इसको बदल रहे हैं, ठीक। तो कास इन्वर्स x इक्वल टू होता है साइन इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो मतलब कि यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इन्वर्स 5/13 प्लस का साइन इन्वर्स 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ये अब यहाँ पे आप ये मान लीजिए ये आइडेंटिटी नहीं याद है, तो इस पोजीशन पे आप ये वाला माने 9th क्लास में जो पढ़े हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो जैसे बेस अपान हाइपोटेनस होता है, तो इसकी मदद से ये निकाल लीजिए, फिर डायरेक्ट वैल्यू रख, तो यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं, है ना। लेकिन यदि इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इसी चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई कर भी देंगे, आंसर भी सही आएगा, तो भी वो नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही कन्वर्सेशन हमने आपको बताया। अब कल जो है जितनी भी आइडेंटिटियाँ हैं, कल के लेक्चर में हम पूरी आइडेंटिटी बताएंगे, माने जो भी 10-15 आइडेंटिटी हैं वो कल के लेक्चर में पूरी हो जाएंगी, और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज लेंगे। तब तक लिए स्टूडेंट हैव ए नाइस डे।